बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं अहमद रिजवान कामियाना। नाजरीन, आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शोधा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मुहिम मुल्क दुश्मनी है। पीटीआई भारत के साथ मिलकर पाक फौज का मजाक उड़ा रही है। शोधा के खिलाफ एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। इनकी शहादतों का मजाक उड़ाया गया। वतन के साथ इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो ही नहीं सकती। दहशतगर्दी के वाक़े से मुतालिक अहम पेशरफ्त भी सामने आई। इन दहशतगर्दों के सहूलतकारों को ट्रेस करते हुए हमें अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों का बेइल्म है। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने में जरूर कामयाब होंगे। इसके लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोधा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है और जो जमात ऐसा कर रही है वो असल में अपनी शिनाख्त भी खो चुकी है और आज बेनाम पार्टी है। कौन इस पार्टी को चला रहा है और कौन मुल्क से बाहर बैठकर गालियां दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये लोग IMF और अमेरिकी कांग्रेस को खत लिखते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। कोई भी सियासी जमात हद पार करेगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनका इक़्तिदार इनकी अपनी करतूतों की वजह से गया। इनकी अपनी सफ़ों में फूट है। हालिया आम इंतखाबात को फिक्स मैच कहने वाले इसके बाद होने वाले सेनेट इंतखाबात समेत तमाम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पूरी तरह शिकस्ते फाश हुई है। अगर ये फिक्स मैच है तो फिर ये क्यों हिस्सा ले रहे हैं? ना हिस्सा लें, दोनों अतराफ तो ना खेलें, एक बात करें। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अताउल्लाह तारिड़ ने कहा कि शुदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वाले किसी रिहायत के मुस्तहिक नहीं। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एक सियासी जमात पहले भी शोधा के खिलाफ तौहीन आमेज रवैया इख्तियार कर चुकी है। ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। टैक्स इस्लाहात और FBR की तंजीमों पर भी काम किया जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वजीर आज़म मईशत से मुताल्लिक कोई न करते हो। हम शोधा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ एक सियासी जमात वजीरिस्तान के शोधा की तस्दीक करने में मसरूफ है। इस जमात का माजी भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने शोधा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज सोशल मीडिया मुहिम चलाई। 100 मरतबा सियासी तनकीद करें, सेहती और सलामती के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। कुछ रेड लाइंस हैं जिन्हें अबूर नहीं करना चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। शोधा की तौहीन करने वाले अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि IMF की इबारत के सामने एहतजाज का क्या मतलब है? पाकिस्तान आकर एहतजाज करें। इस तरह की मुहिम चलाने वालों को शिनाख्त करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन इन अकाउंट्स के फॉलोअर्स मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं। इन अकाउंट्स को रिपोर्ट भी किया गया है। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के हवाले से तमाम सियासी जमातों को एक चार्टर कहना चाहिए। खातन के खिलाफ घटिया मुहिम, लोगों पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने और रेड लाइन क्रॉस करने के हवाले से ज़ाब्ता-ए अखलाक होना चाहिए। नाज़रीन, पर बात करने के लिए मुझे सीनियर एनालिस्ट नसीर वागा ज्वाइन कर रहे हैं, UK से मुझे मुकीम अहमद ज्वाइन कर रहे हैं और एंकर पर्सन सीनियर एनालिस्ट जाहिद अब्बास नकवी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद। वागा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा शोधा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मुहिम मुल्क दुश्मनी है। PTI भारत के साथ मिलकर पाक फौज का मजाक उड़ा रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर दिफा साहब का इतना बड़ा बयान आ गया और जो उन्होंने PTI के ताने बाने जो है वो भारत के साथ मिलाए और PTI के दौर में नून लीग के ताने बाने जो है वो मिलाए जाते रहे? क्या ख्वाजा आसिफ जस्ट हवाओं में तीर जो है वो छोड़े या इनके पास कोई सबूत है? और अगर सबूत है उन्हें मंजरे आम पर आपका क्या ख्याल है, आना चाहिए? जी वागा साहब। देखिए कमियाना साहब, अगर तो उनके पास सबूत होता। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी वागा साहब आ रही है। अच्छा, देखिए अगर उनके पास सबूत होता तो मेरा ख्याल है अगर उनके पास सबूत होता तो वो अपने इस बयान के साथ उस सबूत को भी दाग देते। कैसी अजीब बात है
कि कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, उनको, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूं, कि किस तरीके से ये दूसरों को भारत के साथ मिलाते हैं और फिर मुल्क दुश्मनी पर उनको उसके बराबर कर देते हैं, क्योंकि भारत के साथ मिलन ये काम सारा कुछ हो रहा है। कि मैंने सब बात यह है कि हुकूमत बन गई, इलेक्शन हो गए, जो होना था वो हो चुका है। अब मेरा ख्याल है इन चीजों से बाहर निकलकर इनको मुल्को कौम की बेहतरी के लिए आगे सोचना चाहिए, ताकि हम आगे चलने वाले बने। वजीर दिफा साहब जिस दिन से ये बात जानते हैं कि वो उनको किस तरह शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ा और उनको कैसे जिताकर असेंबली में लाया गया, तो वो कैसे सीरियस हो सकते हैं? जी देखिए, वो ये बात जानते हैं कि जिस दिन फॉर्म, देखिए यही बात है ना, उस दिन इनकी सीट चली जाएगी इनके हाथ से। देखिए यही बात है ना, मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह कूने हैं और इस तरह की कमजोरियां इंतखाबात में हैं, तो खास तौर पर उनको तो ये बात नहीं करनी चाहिए ना। वो आराम से लोगों के, भाई हम आपके साथ हैं, हम आपकी बेहतरी के लिए आगे चलें, बजाय एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज करते रहें। 145 कोई 47 कोई किसी को भारत के साथ मिला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये नहीं निजाम चलने वाला तो ना हुआ। फिर तो ये निजाम यहां रुक जाएगा। जो हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, ये मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा, जो पॉलिटिकल उठती है वो दूसरे के ऊपर इस तरह के भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी के इल्जाम लगाने शुरू कर देते। भाई आप किसके खिलाफ लगा रहे? बाकी सारे लोग पाकिस्तानी नहीं है, इसका मतलब है आपको उनके पाकिस्तानी होने पे ही शुबा है। क्या कोई पाकिस्तानी भारत के साथ मिलकर, ये मेरा तो इस चीज पे यकीन और ईमान है कि वो भारत के साथ मिलकर किसी सूरत भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ना ही कोई सोच सकता है। देखिए यहां मुकामी तौर पर सियासी मुखालफतें अपनी जगह पर हो सकती हैं, लेकिन कोई किस तरह ये बात सोच सकता है कि मैं भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाऊं? मैं तो ये बात नहीं मानता। ये मेरा ख्याल है लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अगर हमारे वजीर दिफा इस तरह की बातें करेंगे तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हमारा दिफा ही बड़ा कमजोर है। यानी जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी हुई है उसको अपने आप पर कोई यकीन नहीं है। भाई गवर्नमेंट की बड़ी पावर होती है, किस जरूरत है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखे और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे? ये मुमकिन ही नहीं है। इनको तो ये कमजोर बयान है, ये वीक बात जो इनको जेब भी नहीं देती। अगर इवन पीटीआई भी हो और अगर वो इन्हें इल्जाम लगाए, वो भी बहुत गलत बात ना। फर्स्ट पार्टी को लगाना चाहिए। यार हम लोग भारत को दरमियान में क्यों इन्वॉल्व करते हैं? आप अपनी सियासत को पाकिस्तान की हद तक रहने दें और जो आपके असल मसाइल है आप वहां आए। पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना भारत को इस वक्त जरूरत है, ना दुनिया में इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है कि एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के मसाइल में बिला वजह टांग अड़ाए। भाई जिस मुल्क का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है हमसे को 500 साल पहले ही आगे है। उनको क्या जरूरत है कि वो अपनी सलाहियतें, अपनी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करे? मैं फिर बातें खोलूंगा तो फिर बड़ा दुख होगा। हम सारी तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो भारत से अभी तक वैसे ही 500 साल पीछे, वो हमसे बहुत आगे, इकोनॉमी के लिहाज से, आई के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, हर तरह से वो हम आगे हैं। हाँ अलबत्ता, अच्छा उन्होंने कभी ध्यान दिया है कि मैंने सर देखें कितनी मजे की बात है, आज तक कभी भारत की किसी सियासी जमात ने यह बयान नहीं दिया कि हमारी अपोजिट पार्टी जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई हाजराई कर रही है या कोई गद्दारी कर रही है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अपने मुखालिफिन के ऊपर भारत के साथ उनको जोड़ के, मेरे ख्याल में ये इससे गिरी हुई बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं कोई सिर्फ ख्वाजा आसिफ की बात नहीं कर रहा, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं कि खुदा का वास्ता है आप अपनी सियासी जंग अपने तक रहे, अपने मुल्क के अंदर दुनिया के भारत जो है वो हमारे खिलाफ किसी किस्म की कार्य कर सकता है। हमारे अपने ही लोग इतना आ रहे हैं, यानी अपने ही लोगों का जो है वो पेट नंगा कर रहे हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं और पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि हम नमक हराम है, क्या आप जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई करें किसी दुश्मन के साथ मिलकर? हरगिज़ नहीं।
मैंने साहब ये था ख्वाजा आसिफ साहब को, वही बात वो आपने बिल्कुल सही कहा है, पहले अपने फॉर्म 45 और 47 वाला मामला तो क्लियर कर लेना, तभी पूरी कौम और पूरा मुल्क जो है वो उनको तैयार नहीं है, और आपने एक नई शुरू कर दी है। इनको तो आते ही मुल्क कौम की बेहतरी शुरू करनी चाहिए, और लोगों को भूल जाते हैं, वो कहते हैं यार फॉर्म 45 है या 47 से आया है। देखिए ना, उन्होंने आते अपनी परफॉर्मेंस शो की है, लोगों को मसाइल करने शुरू किए, महंगाई कम की है, लोगों को अमनो अमान दिया है, तो फिर तो ये चीजें कवर हो सकती थी। लेकिन आप बार बार भारत वाले पाकिस्तान के अंदर टांग अड़ने की, दखलंदाजी करने की, ना उनको दखलंदाजी वो करेंगे, ना उनको जरूरत है। तो हम बेस बनाकर अपने दुश्मनों को फौरन भारत के साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि साहब ये बहुत गिरी हुई बातें हैं, और हमें किसी भी सूरत पे पाकिस्तानी को ये भी नहीं देता कि आप अपने एक दुश्मन मुल्क को साथ मिलाकर अपने मुखालफीन को का एजेंडा साबित करने के लिए उनको मिला लें। ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मैं बात कि जो मौजूद हुकूमत आई है, चल तरह भी आई है भाई, अपनी परफॉर्मेंस शो करो, अपने काम से काम रखो, अपने मुल्क का खुद दिफा करो, आप मसाइल करो, IT में तरक्की करो, आप असला साजी तरक्की करो, अपने बेहतरीन जहाज बनाओ, असला बनाओ, रॉकेट बनाओ। तो यार ये क्या एक तरह से इल्जाम तराशी लगा के आप मुल्क को कौम का वक्त जाया कर रहे हैं? क्या एक वजीरे जो दिफा है उसको ये बातें जेब देती हैं कि वो इस तरह की बात कर रहा है? पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कभी वो भारत के साथ मिले, बोलेंगे हमारे लिए। नकवी साहब, मुझे आपका इस पे तजिया चाहिए कि एक एटमी ताकत के वजीर दिफा का ये बयान आना कि PTI भारत साथ मिलकर पाक फौज का मजाक उड़ा रही है, जिस शख्स को ये नहीं पता है कि वो जीता है कि हारा है, और ये बात वो बखूबी जानता है। रिहाना डार साहिबा ने उनको हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो चैलेंज किया है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि वो फॉर्म 45 के से क्या कहते हैं इलेक्ट नहीं है, बल्कि फॉर्म 47 से सिलेक्ट होकर असेंबली में पहुंचे हैं। और फिर इस तरह का बयान देना, आप उनके इस बयान को किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी टाइम दिया। सबसे पहले ये है कि हम सबको मिलके एक चीज का ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि पाक फौज के जवानों ने ये जो जामे शहादत नौश किया, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम की खातिर था, इसका सियासत से कतन कोई ताल्लुक नहीं था। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि हम लोग, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हम लोग भी सियासी जमातों जैसा ही एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए बैठे हैं यहाँ इस प्रोग्राम में भी, कि हम लोग भी यहाँ पे सियासत को डिस्कस कर रहे हैं कि यार सियासत में ये। पहली बात तो ये है कि हमारे सियासतदान इंतहाई नाअहल हैं, किसी भी सियासी जमात के हों। मैं किसी भी सियासी जमात को ये जो पॉइंट है, ये जो प्रेजेंट कंडीशन है, इसमें मैं किसी भी सियासी जमात को डिफेंड नहीं करूंगा यहाँ पे खड़े होकर, क्योंकि ये मामला है मेरे मुल्क की सालमियत का, ये मामला है मेरे मुल्क की फौज का। वो फौज जो भूखी प्यासी अपनी जानें दांव पे लगा के सरहदों की हिफाजत करने के लिए दिन रात वहां पे खड़ी हुई है, वो फौजी जवान जो बेचारा 30,000 रुपया महीने की तनख्वाह लेता है, वो कोई गोली खाने की तनख्वाह नहीं लेता। वो जाहिर सी बात है, हम 25 करोड़ मुसलमानों के लिए वो खड़ा हुआ है, और हमें चाहिए कि हम इस नाजुक वक्त में, इस नाजुक सूरत हाल में, बजाय सियासी होने के, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हों यार। मुझे नहीं समझ लग रही है ख्वाजा आसिफ साहब। पहली बात तो ये है कि फॉर्म 45 और 47 वाला कोई सीन नहीं है, ना ही ये कोई सियासी कोई मुबाहिसे की बात हो रही है, ये मुल्क की सालमियत की बात हो रही है। यहाँ पे तमाम सियासी जमातों को एक ही स्टांस लेना चाहिए, और वो ये स्टांस है कि पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान पे घात लगाए बैठा हुआ है। ठीक है। ये इस बात पे तो कतन कोई दो राय है ही नहीं कि एक नाअहल, एक गैर मैंडेट, चोरीशुदा मैंडेट के तहत ये हुकूमत आ गई है, और ये लोग नाअहल हैं, इसमें कतन कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहे हैं, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब के ही बयानात उठा के देख लें कि ये पार्लियामेंट में खड़े होकर पाक फौज के खिलाफ किस तरह की हजरत सराई करते थे। फिर उसके बाद यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने इंटरनेशनल अखबारात में पाक फौज के खिलाफ इश्तिहारात जारी करवाए। फिर यही वो मुस्लिम लीग नून है जो अभी साहिब इख्तियार हैं, इनके जो रूहे रवाम या मोहम्मद नवाशिद साहब, वो लंदन में बैठ के, टेलीविजन पे बैठ के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके, पाक फौज के बड़े अफसरान के नाम लेके, तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान फौज को बदनाम कर रहे थे। देखें, मैं एक चीज में बिल्कुल भी PTI की जानिब से इस बयान का आना कि हम
पाक फौज के साथ खड़े हैं और हम शोहदा की कुर्बानियों को पुखराज तहसीन पेश करते हैं, ये जरूरी बयान है। और मुझे नहीं समझ लग रही कि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं या उनको पता ही नहीं चल रहा कि यार वो हुकूमत में हैं, वो कोई अपोजिशन में नहीं है। उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वजीर दिफा हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फौज को रिप्रेजेंट करना, ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ। मुझे नहीं लग रही कोई भी बात हो रही है इस मुल्क में। पहली बात तो ये है सर, देखें, मैं फिर दोबारा एक मरतबा फिर अपनी पाक फौज के जवानों की शहादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन्होंने हमारी खातिर ये अजीम कुर्बानी समेटी है और गुज़श्ता 20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। अभी जिस तरह वादा साहब कह रहे थे कि भारत के पास टाइम नहीं, भारत के पास इतना नहीं है, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, वो कोई भी लम्हा नहीं जाने देता। अगर हम बात करें मुआशी तरक्की की, अनडाउटेडली उनके वहां पे स्टेबिलिटी है, वो लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन भारत को खतरा हमेशा पाकिस्तान से था और रहेगा और वो हमारा दुश्मन मुल्क है। उनकी जाहिर सी बात, आप ये भी नजरअंदाज ना करें कि वहां पे भी इलेक्शंस आ रहे हैं और मोदी की ये हमेशा ये पॉलिसी रही है कि जब भी भारत में इलेक्शन आते हैं तो वो ये जो मशरकी सरहदें होती हैं पाकिस्तान के साथ, जो मुल्का सरहदें हैं, उन पे वो सख्ती बढ़ा देता है और कशीदगी है। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश हो रही है, इसमें भारत इन्वॉल्व है। अब ये हमारी हुकूमत की तरफ से कह देना कि जी भारत के साथ एक सियासी जमात का नाम ले देना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ख्वाजा आसिफ साहब को अपने बयान की दुरुस्तगी करनी चाहिए और इस फौज के साथ खड़े होना चाहिए और सब के साथ खड़े होना चाहिए। सही। मुकीम अहमद साहब, मेरी आवाज आ रही है? आपको शामिल गुफ्तगू करता हूँ। एक तो मुझे ये बता दीजिएगा कि कल जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, हम इसको कंडेम करते हैं, एक अच्छा सानिया ये नहीं था और पिछली 2 दहाइयों से हमें इस तरह की तकलीफ का सामना है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि उस हवाले से अहम पेशरफ्त हमारे सामने आई है कि जो इन दहशतगर्दों के सहूलत कार्ड थे वो ट्रेस हो गए हैं और अफगानिस्तान से इन दहशतगर्दों की पनाहगाह का भी हमें इल्म है। साथ ही उनका फिर दूसरी तरफ ये भी कहना था कि जो जमात ऐसा कर रही है वो असल में अपनी शिनाख्त खो चुकी है, यानी वो बार बार पीटीआई को निशाना बना रहे हैं और आज बेनाम पार्टी है। कौन इस पार्टी को चला रहा है और कौन मुल्क से बाहर बैठकर इसको गालियां दे रहा है? आप इन दोनों पॉइंट्स पर अपना नुक्ता नजर जो पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो सानिया हुआ, इस पे तो हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। अल्लाह करीम उन शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और ये खुशाइन बात है कि पाक फौज ने उसका भरपूर जवाब दिया है और वो अभी जो ताज़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक उनको फसो खशाक की तरह मिटा दिया गया है, ऐसे जिस ग्रुप ने ये एक्ट किया था। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू और बयान जो है ना, वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का नहीं, मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस का बयान है। अच्छा जी, उसमें मुल्क के दिफा की बात नहीं है, उनकी जात इस वक्त दिफा से ज्यादा बुलंद हुई है। ठीक है कि वो हम हमेशा यही कहते हैं कि जी गद्दारी की फैक्ट्रियां हमारे यहाँ जितनी हैं, गद्दार बनाने की फैक्ट्रियां या गद्दारी के सर्टिफिकेट इशू करने की फैक्ट्रियां, तो वो वही लाया अमल इनका भी अब नजर आ रहा है कि जो आदमी बोलेगा या मुखालफत करेगा उसे गद्दारी का लेबल लगा दे। ठीक है, पहली बात यह है कि जिन्होंने मुजाहरा किया वो पीटीआई के हमदर्द थे या नहीं थे, लेकिन उनकी क़यादत ने वजह तौर पे ये कहा कि जो कुछ नारे लगाएगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। अब दिल का हाल खुदा जानता है, लेकिन यह है कि जब किसी ने ओपनली उस चीज की मजम्मत कर दी है तो बिला वजह उनके गले में ढोल डालने की कोशिश ना करें। आपको मैंडेट जो मिला है वो हुकूमत का मिला है या नहीं मिला है, लेकिन अगर आप उस कुर्सी पर बैठ गए हैं तो उसका कुछ तो हक अदा करें। बिल्कुल, मतलब खर्च मीटर तो चल रहा है ना कौम का, रक्षक के मीटर की तरह बजट में से तो हमारे जाना शुरू हो गया ना, कि चाहे आप फार्म 45 या फार्म 47 या फार्म 49, मतलब तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, प्राइवेट जहाज भी उड़ा रहे हैं, अब वाशिंगटन के दौरे भी शुरू हो जाएंगे। तो गुजारिश ये है कि अल्लाह का वास्ता इस कौम पे रहम कर लें और अगर गलती से या किसी इंसानी लफ्ज़ से आपको इस इक़्तिदार तक पहुंचा ही दिया गया है तो कुछ करके जाएं ताकि कोई आने वाली नस्लें आपके लिए कुछ अच्छे कलमात अदा कर सकें। ये कौम को इस चक्कर में ही लगा देना कि बस जी ये हो गया वो खा गया,
आ गया बटेरा ते ना लग गया मेरा। अब वो इस किस्म की वारदातें न करें। इस कौम के साथ बहुत मजाक हो लिया। 76 साल में हमने बहुत कुछ भुगत लिया और इससे ज्यादा अब हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आप हमारी सिचुएशन देख लें कि जहर खाने को पैसे नहीं है। ऐसे ही है। 3 महीने तक मुल्क जो है वो बगैर कर्जे के चल नहीं सकता। अगला बजट हम बना नहीं सकते। ऐसे ही है। इसी की हमने सऊदी वली अहद को दावत दी है कि हजरत आप तशरीफ लाएं और हमारे मज़ार पे आकर चादर चढ़ाएं। चादर चढ़ाएं, सही जी। बहुत जबरदस्त नुक्ता मुकीम साहब ने उठाया है। वाक़ा साहब आपकी जाने दोबारा आऊंगा। मुझे तो इस बयान पे जो है ना वो मैं जब नहीं मैंने बयान उनका सुना तो पहले तो मेरी हंसी जो है वो मुझसे मेरे आपे से बाहर होगी। जरा मैं आप से इस पे तज्जिया चाहूंगा कि हालिया आम इंतखाबात को फिक्स मैच कहने वाले इसके बाद होने वाले सेनेट इंतखाबात समेत तमाम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं जिसमें उन्हें बुरी तरह शिकस्त फाश हुई है। सर ये जो उनका जुमला है जिसमें यानी जो आम इंतखाबात हुए हैं ये वजीर दिफा साहब का कहना है कि बुरी तरह शिकस्त फाश हुई है। तो तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त फाश हुई है। ये मुस्लिम लीग नून को टोटल 17 से 18 नशिस्तें मिली हैं। ये तो कमियाना साहब उनको अब अवाम से पूछ लेना चाहिए। ज़बान खल्क नकारा खुदा। इस वक्त क्या अवाम इन इंतखाबी ये होता है। देखिए कागजों में अगर कोई शख्स जीत जाए हार जाए उसकी निस्बत मेरा ख्याल है कि अवाम की जो राय होती है कि एक होता है इलेक्शन हो जाना, एक होता है इलेक्शन को एक्सेप्ट कर ले पूरी कौम पूरा मुल्क। असल वो इलेक्शन होते हैं। देखिए बार बार मैं ये एक बात कह रहा हूं कि इलेक्शन हो जाना वो तो हो गए, अब लोग उनको मान ही नहीं रहे। अब कोई फॉर्म डाल के रहा है और वो कहता है जनाब अगर आपको जमा करना नहीं आता तो ये कैलकुलेटर पकड़ लें, इसमें सारे पोलिंग स्टेशन के वोट जमा कर देख लें कौन जीता कौन हारा। उन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन दरमियान में उसको बाईपास किया, 47 बनवाया। अब वो कहते कि आप अदालत में जाएं, पहले इलेक्शन कमीशन में जाएं, फिर आप अदालतों में जाएं। 5.5 साल के बाद शायद कोई बारी आए हेयरिंग की। बस 5.5 इसलिए कह रहा हूं 5 साल गुजरने के बाद भी बारी शायद आ जाए। तो वो जाहिर है फिर जो इस वक्त कागजों में जीते हुए हैं वो जीते हुए रहेंगे, वो वजीर भी रहेंगे, वो मुशीर भी रहेंगे, उनके पास कुव्वत भी रहेगी और वो करते रहेंगे हुक्मरानी। अब ये कहना कि जी उनको शिकस्त फाश हुई है, यार अगर आप उनकी 91 सीट्स भी मान लेना चलें, बाकी सारी बातें छोड़ें, तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम को इस बात का पता चल गया है। आप और हम जर्नलिस्ट हैं और मेरे दोनों साथी बाकी भी माशाअल्लाह जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। आपने वो बैलेट पेपर देखा होगा, उसके अंदर पीटीआई के जो थे लोग उनका निशान ढूंढना एक आम शख्स के लिए कितना बड़ा इम्तहान था। मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं कि मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि लोगों ने किस तरह उनके अंदर से कहीं चारपाई बनी हुई है, कहीं बैंगन बना हुआ है, कहीं केक बना हुआ है, कहीं मोमबत्ती बनी हुई है। यार ये कौन से इलेक्शन थे? उन्होंने जीती है। तो मेरा ख्याल कि ये बात अब इन लोगों को करनी बनती नहीं है कि यानी ये 91 वो सीटें हैं जिन पे धांधली हो सकती ही नहीं थी। यानी वहां हालात वाकयात ऐसे थे, लोगों के पोलिंग एजेंट इतने मजबूत थे, लोगों का निजाम। इलेक्शन लड़ना एक पूरी साइंस है, ये कोई आम बंदे का काम नहीं है, एक पूरी साइंस है इलेक्शन लड़ना। तो बात यह है कि अगर आप लोग ये सोचें कि सारा निजाम बना होगा तो फिर शायद इसकी ज्यादा लोगों को समझ आएगी कि ये इलेक्शंस क्या हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। वाक़ई साहब आप बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा, आपकी आवाज तो बात सिर्फ ये है, देखिए अच्छा चूंकि मेरा वो वीडियो का लिंक जो है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहा यहां से, मेरा दरमियान में कॉल आ गई थी। नकवी साहब जरा आप बताइएगा, हम अताउल्लाह तारर साहब की तरफ से चलते हैं, अब रुख थोड़ा सा फेरते हैं कि टैक्स इस्लाहात और एफबीआर की तंजीमें 9 पर काम किया जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वजीर आजम मईशत से मुतालिक कोई मीटिंग ना करते हो।
अच्छा, दूसरा फिर उनका बयान साथ ये भी है कि हम मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। तो नकवी साहब जरा इसमें मुझे तो इस बयान ना पहले जो वजीर दिफा साहब थे उसके बयान की कुछ समझ आ रही है, लग ही नहीं रहा कि वो वजीर दिफा है। अताउल्लाह तारड़ साहब जिस तरह सीट लेकर ये आए असेंबली में, पहले तो इनके शयान शान ये रुतबा है ही नहीं जो इनको दे दिया गया। अब इनका ये बयान देखिए, मैं इस बयान को सोच रहा हूँ ये किस तरह मुल्क पाकिस्तान के वज़रा है और इनके बयान देखकर दिल कुड़ता है कि किन को हमारे सरों पर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है कि वजीर आजम साहब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो मीटिंग ना करते हो, हम मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। पहले 16 महीने इनकी एक ही रट थी, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, हमने सियासत गंवा दी, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। जब 16 माह इलेक्शन से पहले इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया था, तो अब ये डिफॉल्ट का दोबारा तस्करा जो है वो तारड़ साहब क्यों कर रहे हैं? और दूसरा सवाल आपकी तरफ ये है कि वजीर आजम मीटिंग खेलते रहेंगे या कि उसके असरात, उसके समरात, जैसे मुकीम साहब ने भी कहा, वागा साहब ने भी कहा कि अवाम तक समरात दे, अवाम को जब समरात नजर आएंगे तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी नकवी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि नसीर साहब, मैं ना आपकी वो जो तस्वीर लगी थी ना उसकी तारीफ कर रहा था, आप खूबसूरत लग रहे थे आप उसमें, जब आपकी स्क्रीन गायब हो गई बड़ी प्यारी आपकी तस्वीर आ रही थी। अब जो आपने टी शर्ट पहनी ना, अब पता नहीं मेरी तस्वीर आ रही है कि नहीं, ये तो कमियाना साहब बताएंगे कि मैं लाइव हो गया हूँ दोबारा, मैंने वो अच्छा अब आ रही है, वो मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया, वाईफाई पे लगा। जी जी। अच्छा कमियाना साहब, ये बिल्कुल ना अभी ना ये प्रोग्राम में ये जो अभी जस्ट हमने ये जो स्टंट किया है ना, यानी मैंने वागा साहब की तारीफ की है, हाँ। और वागा साहब ने मेरी की है, आपने भी मेरी की है, हाँ। इसका ना प्रोग्राम के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ। ठीक है, हाँ। अब बिल्कुल ऐसे ही इस गवर्नमेंट का इक़्तिदार के साथ कोई ताल्लुक, वाह क्या जोड़ा है आपने, इस गवर्नमेंट का कोई एबिलिटी के साथ ताल्लुक नहीं, इस गवर्नमेंट का मैंडेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस गवर्नमेंट का डिफॉल्ट होता है मुल्क हो जाए, नहीं होता ना हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये बेचारे देखें, एक चीज तो हमें इनकी माननी चाहिए, उन्होंने अपनी सियासत वाकई ही कुर्बान नहीं की, बर्बाद कर दी, ठीक है। और इस इलेक्शन में ये जो फरवरी 2024 के इलेक्शंस थे, इसमें मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरी शिकस्त हुई, और हमारी हमदर्दी जो है वो मुकम्मल तौर पे मुस्लिम लीग नून के साथ है और रहेगी। वो आपने ना एक पंजाबी वाला वाकया सुना होगा, वो एक बंदा लैंड जाना, बड़ी कुट पहनती है, अच्छा, कुट पड़ने के बाद फिर वो अपने कपड़े कुपड़े खड़े करके झाड़ने लगे, जवाब ही समझा, ठीक है। तो इनको इतनी कुट पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गए नहीं, इन्होंने कहा जी मैं जवाब ही समझा, ये जवाब देने के लिए टिके हुए हैं। आज ये 21वीं सदी है, ये आईटी की सदी है, ये मीडिया की सदी है, ये नौजवान। नकवी साहब, ये मुस्लिम लीग नून को कौन समझाए, वो 90 की दहाई से बाहर नहीं निकल रहे ना, यही तो बात है। रिजवान साहब, मुझे इख्तिलाफ है आपकी इस बात से, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस चीज का बाखूबी इल्म है कि इस कौम ने, इस अवाम ने ताहाल हुकूमती हलकों में एक्सेप्ट नहीं किया। ये किस मुंह से जाएंगे बैरून मुमालिक के दौरे करने? अभी तो हम इस बात पे रो रहे हैं कि वहां पे एहतजाज हो रहा है जी IMF के बाहर। इनको असल मसला ये नहीं है सर, इनको असल मसला ये है जब ये पैसे मांगने बाहर के मुमालिक में जाएंगे तो वहां पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का सरमाया है, जो पाकिस्तान को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं, आज हम उनको अगर भुला दें तो ये ज्यादती होगी उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। जितनी कुर्बानियां पाकिस्तानी दे रहे हैं उससे ज्यादा कुर्बानियां ओवरसीज पाकिस्तानी देते हैं। फॉरेन रिजर्व जो हमारा बैरूनी ज़र मुबादला आता है, हमारे पास तो डॉलर नहीं है, वो तो ओवरसीज ही हमें भेजते हैं ना, तो हमें ओवरसीज का मशहूर होना चाहिए। और ओवरसीज पाकिस्तानी 150 गुना ज्यादा बाइल्म है, बाअमल है, और वो दुनिया से फैमिलियर है, उसको ये पता है कि ये किस तरह की हुकूमत बनी है और ये कहां से इक़्तिदार में आए हैं। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी ना, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुकीम साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, जरा वेरी क्विक आपसे मुझे इस सवाल का भी जवाब चाहिए। ये जो तारड़ साहब हमारे वजीर हैं, इनका ये जो बयान आया, एक तो वजीर आजम की मीटिंग, दूसरा मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, साथ ही उन्होंने ये कहा कि IMF की इमारत के सामने एहतजाज का क्या मतलब है, पाकिस्तान आकर एहतजाज करें। इस तरह की मुहिम चलाने वालों को शिनाख्त करके कानून के
कहरे में लाएंगे। तो मुकीम साहब, आप बड़ी इंटरनेशनल जो सियासत है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी निगाह है। आप उनके दोनों वज़रा के ये जो बयान जस्ट पीटीआई की मुखालफत में है और जो हमारे वजीर अता तारड़ साहब है मुल्क को डिफॉल्ट वाला उनका ये बयान देना, आप इसको किन तनाजुर में देखते हैं? देखिए, बहुत कम होता है कि कर्ज देने वाले किसी मुल्क को डिफॉल्ट होने दें। हाँ। ये सास और बहू का वो रिश्ता है जिसमें वो उसको कहते हैं ना कि IMF समझ लें या अमेरिका समझ लें कि वो नसण भी नहीं देती ते वसण भी नहीं देती। सही। तो वही पोजीशन हमारी है कि उनको भी पता है कि अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो फिर वो जो लेने देने वाला मसला है वो तो गया ना। बिल्कुल। तो वो ऐसी बात नहीं होती, वो यानी हम वेंटिलेटर पर हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो है, ऐसी है। तो अब गुजारिश ये है कि उन्हें भी पता है, वो सिर्फ रुलाएंगे, थोड़ा घसीटेंगे, हमें नाक रगड़वाएंगे, उसके बाद किस्त जारी कर देंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, अब जून में बिजली जो है वो दोबारा महंगी हो रही है, आवाम से ये गैस और बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे, तो जून में यकीनन एक महंगाई का तूफान है, एक सैलाब मैं कहूंगा, और वो सैलाब हमारी तरफ, पाकिस्तानियों की तरफ बढ़ रहा है, तो अवाम किधर जाए फिर? अवाम जनाब एक काम जरूर करे और कुछ करे ना करे, जिन लोगों ने ये प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स के मुआहदे किए थे, जिन बदबख्तों ने वो साइन किए ना एग्रीमेंट, उनको कम से कम सरेआम फांसी का मुतालबा करने में हक बजानी होगी अवाम। ठीक है। ये बिजली के बिल तब बढ़ रहे हैं कि वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ मुआहदे उन जालिम लोगों ने किए, उन बदबख्त और बदनसीब लोगों ने किए, जिन्होंने इस धरती माँ का एक लम्हे के लिए नहीं सोचा, सिर्फ अपनी कमीशन खड़ी की है। वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने साइन किए, वो हुकूमती अराकीन जिन्होंने साइन किए, मैं तो कहता हूँ उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, इसलिए कि वो यानी वायबल, जस्टिफाइबल कहीं से भी नहीं है वो मुआहदे, और जिस रेट पर वो किए गए हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप सोचें कि हमारी गुज़िश्ता 2 अशरों की आमदनी तकरीबन वो समेट के ले जाते हैं, ऐसी है। तो ये जुल्म हुआ है कौम के साथ। और इसी तरह ये गैस के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल और बिला वजह उसकी पाइपलाइंस हर जगह बांट देना, और फिर उसकी लीकेज भी होती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसका दाद फरियाद। चोरी का आंसर भी है, सॉरी, चोरी का आंसर भी मौजूद है जी, बिजली में भी और गैस में भी जी। तो उसमें ये है कि वो उसको भी पकड़ा नहीं जाता और उसको वो शीरे मादर की तरह बांटते हैं कि जहाँ पे वायबल नहीं भी होती वहां भी कह देते हैं जी कि वो हम अपना वहां पाइपलाइन डाल देंगे जहां तक गैस पहुंच नहीं सकती। पहला हक तो बलूचिस्तान के उन अजला का है जहां से गैस निकलती है, और दूसरा ये दुनिया भर में गैस जो है वो पब्लिक को बाद में दी जाती है, पहले इंडस्ट्री को दी जाती है। हमने जनाब, हमारा बस नहीं चल रहा कि हम वो तिब्बत के पहाड़ों तक पाइप ले जाएं सुई नॉर्दर्न गैस का या सदर्न गैस का, ताकि कल को हम वोट लेने के काबिल हो जाए कि यार हमने यहाँ तक गैस पहुंचा दी थी। एक दफा माचिस की तीली से आग लगी जरूर थी, तो बाद में बुझ गई, तो हम क्या करें। सही। चले, मुझे यहाँ पे मुकीम साहब ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने क्या कहा। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा का कहना है कि अभी तो आज़ाद का सीजन चल रहा है, मैं अभी तक आज़ाद हैसियत से हूँ। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा का कहना है कि मैं 14 साल तक एक पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। उनका मजीद कहना था कि उस वक्त पार्टी और पार्टी का चेयरमैन दोनों आसमान से बातें कर रहे थे। फैसल वावड़ा ने कहा कि अभी तो आज़ाद का सीजन चल रहा है, जब पार्टी का सीजन चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। फैसल वावड़ा का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किसी भी सतह पर कबूल नहीं।
IMF पर सियासत नहीं होनी चाहिए नाज़रीन। जबकि दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि फैसल वावड़ा के हवाले से जो पार्टी फैसला करेगी सबको कबूल होगा। रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात में हमने 8 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि हमने माजी में फैसल वावड़ा को कहा था शमूलियत इख्तियार कर लें, जो बड़ी जमातों के लोग गरीबों की बात करते हैं वो हमारे पास आ जाएं। रऊफ सिद्दीकी का मजीद कहना था कि दुआ है फैसल वावड़ा MQM का हिस्सा बने। वाज़ेह रहे कि MQM की जानिब से सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावड़ा के तजवीज़ और तायीद कुनिंदा बनने पर पार्टी के बाज़ रहनुमाओं में तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए थे। उन्होंने इस फैसले पर पार्टी की आला क़यादत से भी नाराज़गी का इजहार किया। मुल्की हालात और सियासी मामलात को देखते हुए ये फैसला किया गया कि इख्तिलाफात होना जमहूरी अमल का हिस्सा है। जी वागा साहब, आप बताइए कि फैसल वावड़ा साहब दोबारा एंट्री लेना चाह रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि आज़ाद का सीजन है कि जैसे आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हमायत याफ्ता थे वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीत कर आए थे। फैसल वावड़ा साहब आज़ाद हैसियत से कहाँ से उम्मीद लगा कर बैठे? देखिए, फैसल वावड़ा साहब का डे 1 से ये कोशिश है कि उनकी किसी तरह से PTI में वापसी हो जाए। अच्छा। वो किसी सूरत भी MQM में नहीं शामिल होंगे और MQM उनको किसी तरह भी सूट नहीं करता। यही वजह कि इस वक्त वो बार बार कह रहे हैं कि आजाद का सीजन चल रहा है, यानी ये जो आजाद लोग मुंतखब होके आए हैं अभी वही छाए और उनके ऊपर आजाद का ठप्पा लगा हुआ है वो आजाद, लेकिन हकीकत में तो वो PTI के मंजूर नजर लोग रहे और उनके उन्होंने उनको सर्टिफाई किया कि ये हमारे उम्मीदवार है। अब फैसल वावड़ा साहब एक वाहिद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है जिनके पास कबल अज़ वक्त बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब वो उनका लिंक कहाँ होता है, यानी उनकी टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ से होके गुजरती है, सारे सियाने लोग समझते हैं कि वो किस तरह चीजों का पहले फीलर छोड़ते हैं। यानी फैसल वावड़ा साहब को इस चीज के लिए खास तौर पर वागा साहब वो कहीं से रास्ते में कुंडी इनको मिल गई हो ताकि ये आराम से वो बातें सुन लेते हो। नहीं, कुंडी नहीं, इनको बाकायदा कनेक्शन दिया। अच्छा, लीगल तरीके से बता दूं और उनको इजाजत है कि वो सारी चीजें रास्ते में बैठ के सुने और वो क्यों सुन रहे होते हैं। देखिए, उनका ये काम है कि वो फीलर, वो कबल अज़ वक्त चीजों का कहते हैं, वो मेरे पे आके एक टेस्टर के तौर पे वो चीजें विजिट करते हैं कि देखते हैं रिएक्शन क्या होता है और वो एक्शन जो है वो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें वो की फीलिंग्स देखनी होती है कि फीलर क्या आप लोगों का वापस का रद्द अमल क्या होता है। तो फैसल वावड़ा साहब के सारे आप इंटरव्यू सुन रहे हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, दिली तौर पर उनका ये दिल चाहता है कि वो PTI में कैसे थे तरह है, वो तो अब भी कहें, वो कब PTI से इनकारी हैं, वो तो अब भी कहते हैं मैं PTI का हिस्सा हूं। उन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनने की ना कोशिश की है, ना उन्होंने कभी दावा किया है कि मैं नून में हूं, जीन में हूं या मैं MQM में नहीं। उनकी सारी तस्वीरें सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो हर हाल किसी पार्टी में रहना चाहते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि मैं इसी तरह रहूं और मेरे ऊपर जो ताल्लुक है मेरा या मेरे ऊपर छाप किसी और पॉलिटिकल पार्टी की ना लगे, वो सिर्फ और सिर्फ PTI की रहे। और आप उनके इंटरव्यू भी देख लें, अंदर से भी वैसे सच बात बताऊं, वो इमरान खान के साथ कोशिश करते हैं अपना इखलास, अपनी मोहब्बत, अपनी सिंसेरिटी शो करने के, और उनके मुखालफिन के बारे वो बताते रहते हैं कि जी ये देखें ये असल में PTI का मुखालिफ है, इस बंदे ने ये किया, अंदरूने खाना क्या हो रहा है, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। अब उनको ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती हैं, वो फीलर्स हैं, वो उनका खास एक टेलीफोन एक्सचेंज है जहां से उनको एक कनेक्शन मिला हुआ है, तो उस कनेक्शन के जरिए वो सारी चीजें टीवी पे आकर लोगों को कबल अज़ वक्त बताते हैं और ये जाहिर करते हैं और ये साबित करते हैं कि जो मैंने कहा था देखिए वो सारा कुछ सच साबित हुआ। इमरान खान के बारे में भी उन्होंने यही कहा था। अब वो जो बार बार कह रहे हैं कि जी ये आजाद उम्मीदवारों का, आजाद लोगों का सीजन चल रहा है, मीन्स
कि ये आजाद ही सीजन, ये आजाद ही रह गए, क्योंकि इनको किसी, जिस पॉलिटिकल पार्टी में ये आए हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वो जो उनको मुख्तस जो सीटें मिलनी थी, रिजर्व सीटें थी, वो उनको नहीं मिली, जो कि उनके बहुत बड़ा लॉस हुआ। दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाहते हैं असल में कि तो उनका पीटीआई से है और ये आजाद लोग हैं और ये पीटीआई के लोग नहीं हैं, ये आजाद लोग हैं, इन पर वो आजाद लोग स्टैंप लगाना चाहते हैं। ये सही। ये अच्छा, ठीक है नकवी साहब, बताइएगा कि वावड़ा साहब ये भी कहते हैं कि 14 साल से मैं एक पार्टी का हिस्सा रहा हूं और उस वक्त की जो पार्टी थी यानी तहरीक इंसाफ की, वो बात कर रहे थे कि पार्टी और पार्टी का चेयरमैन दोनों आसमान से बातें कर रहे थे। तो एक तो इनको इस बयान को आप किस नजर से देखिए, तो क्या तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो है वावड़ा साहब के दौर में आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, या आज जो है वो 2024 में आसमान की बुलंदियों को छू रहा है? नकवी साहब। अच्छा रिजवान साहब, एक चीज तो ये है कि फैसल वावड़ा साहब के एक चीज तो उनकी काबिल तारीफ है, वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उस वक्त में छोड़ा वाकई जब वो बरसरे इख्तियार थे। और जाहिर सी बात है, कहते हैं सियाने कहते हैं कि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है। ऐसे ही है। लेकिन अगर उन्होंने अपने नजरियात की बुनियाद पे और अपने उनके इख्तिलाफात थे उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तब छोड़ा जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में थी। अच्छा, अब जिस तरह से वो हमारे मुल्क में बड़ी खूबसूरत एक चीज है कि नजम सेठी साहब के पास चिड़िया है, किसी के पास कोई कबूतर होता है, तो अभी वादा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उनके पास एक्सचेंज है। और वादा साहब जो हैं वो इस मुल्क में वाकई आजाद हैं और उनका उस ग्रुप से ताल्लुक है जिनके पास आजादी की सनद है। ये तो हम सब जानते हैं। और आप ये एक रिजवान साहब, एक चीज जो है वो मुझे बड़ी पसंद आई वादा साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि वो हमेशा इमरान खान के साथ अपनी लॉयल्टी शो करने की कोशिश करते हैं फैसल वादा साहब। अच्छा, आप ये देखें कि मियां शहबाज शरीफ साहब को जीएचक्यू लेके जाने वाला जो कारकुन था पाकिस्तान नून का, वो एक बड़ा आम आदमी था, मलक अहमद खान, जो आजकल हमारे पंजाब असेंबली के स्पीकर भी हैं। ठीक है, अब उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे, जाहिर सी बात है, वो खुद कहते भी हैं। मलिक अहमद खान साहब बड़े अच्छे, बड़े पढ़े लिखे इंसान है। मलिक अहमद खान साहब खुद कहते हैं जी मेरे बाजवा साहब के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे और उनके समझी की वजह से थे वो जो बाजवा साहब के समझी। ठीक है, तो देखिए उन्होंने एक ब्रिज का काम किया और वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और बाजवा साहब के दरमियान, उन्होंने उसको मेल्ट करने में वो हीटर का काम किया और जल्दी से वो मेल्ट हो गई। तो देखें पाकिस्तान में एक चीज वो वेरी क्लियर है, हमने देख लिया। दो चीजें, एक तो हम सवाल से शायद बाहर चले गए कि आपने ये ऊंचा था या अब ऊंचा। अनडाउटेडली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अपनी मकबूलियत की बुलंद तरीन सतह पे 2024 में है। अनडाउटेडली 2018 में भी थे, 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन के आप ये देख लेंगे इतनी वर्स्ट कंडीशंस के बावजूद बल्ले का निशान ले लिया, बैलेट पेपर उसके बाद कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हुई। ये वागा साहब ने प्रोग्राम के शुरू में कहा जी कि ये 91 वो सीट्स हैं जिन पे उनको हराया नहीं गया। तो वागा साहब ये जो है ये 91 वो सीट्स हैं जो शेर के मुंह में हाथ डाल के निकाली है और ये बहुत मुश्किल से निकाली है उन्होंने। यहाँ पे भी कोई आसान नहीं था। इवन कि अगर आप केपीके की भी बात करें तो वहां पे अली अमीन गंडापुर जो कभी वजीर आला केपीके हैं वो मौजूद ही नहीं था बेचारा अपनी कैंपेन करने के लिए। जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन भी वो अंडरग्राउंड था। तो ये इतना पड़ा है अनडाउटेडली कि बकाया सीट्स पे भी पड़ा है और वहां पे फॉर्म 45 तब्दील कर लिए गए हैं, 47 कर लिए गए। लेकिन ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, और मैं आपको ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जैसे जैसे ये हुकूमत अपना टाइम खत्म करती जाएगी, इस्तेमाल करती जाएगी, ये अपनी मकबूलियत और इनके पास जो बची कुछ थोड़ी बहुत जो साख है ना, ये वो भी गंवा बैठेंगे। वो मकबूलियत इनके पास है ही कुछ नहीं ना, साख कोई साख नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है इनके पास ना। आप रिजवान साहब ऐसा तो नहीं, एक सूबे की वजारत आला है उनके पास। सर वो किस तरह से सूबे की वफाक में उसको पूरी, नकवी साहब आप एंकर पर्सन भी हैं, व्लॉग्स भी करते हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, आपकी जो पाकिस्तानी सियासत से गिरफ्त जो है वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, आप बेहतर तरीके से इसको जानते हैं और आवाम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आवाम 2024 का
पढ़ी लिखी है। मुकीम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका इसमें तजिया चाहूंगा कि एक तरफ तो MQM की जानिब से सिंध की जनरल नशिस्त के आजाद उम्मीदवार फैसल वावड़ा है, दूसरी तरफ से MQM के ही कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं कि जो इस बात की मुखालफत करते हैं फैसल वावड़ा जो है वो MQM में शमूलियत इख्तियार करें। तो ये जो फैसल वावड़ा की शमूलियत है ये की जा रही है या कराई जा रही है, आप उनकी शमूलियत को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, फैसल वावड़ा को MQM के पंगुड़े में उसी तरह डाला जा रहा है जिस तरह कामरान किशोरी को डाला गया था। ठीक है कि वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। हाँ। वो तो वो मिसेस जलील को ला रहे थे गवर्नर के लिए, और कामरान किशोरी साहब की वाया एमिरेट्स एयरलाइन आमद होती है और वो सीधे गवर्नर हाउस पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये उसे अडॉप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है। अब इस किस्म की फिल्म यहाँ चल रही है और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि अपना वो इस पर इंसिस्ट करेंगे MQM वाले कि जनाब अली आप कम अज कम MQM में शमूलियत इख्तियार कर लें कि ताकि हम आपको अपने खानदान का नाम देने के काबिल हो जाएं। ठीक है। इस तरह लेपालक जो है वो लेना बड़ा मुश्किल होगा सियासी तौर पे, क्योंकि जनरल सीट उनको एक ही मिलनी है MQM को उनकी तादाद के हिसाब से। तो वो उनके लिए बड़ा शर्मिंदगी का मकाम होगा कि वो जो आदमी पार्टी में शामिल नहीं है उसको वो कैसे वोटें दे दें। तो मेरा यह जाती ख्याल है कि किसी भी लम्हे ये खबर आ जाएगी कि उन्होंने MQM ज्वाइन कर लिया और वो MQM के मुतफ़िका उम्मीदवार हो गए। चलिए, मुकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे UK से ज्वाइन किया। नसीर वागा साहब आपका भी बेहद ममनून हूँ, और जाहिद अब्बास नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। नाजरीन, शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 8 दहशत गर्द हलाक हो गए। ISPR ने बताया कि मज़कूरा ऑपरेशन 17 और 18 मार्च के दरमियान शब किया गया। ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशत गर्दों में हाई वैल्यू टारगेट दहशत गर्द कमांडर सहरा उर्फ जाना भी शामिल है। दहशत गर्द सहरा उर्फ जाना 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले में मुलव्विस था। दहशत गर्द कमांडर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। ISPR का यह भी कहना है कि इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम भी पूरे 25 करोड़ आवाम इस दुआ के साथ कि यकीनन हमारे मुल्क को इस दहशत गर्दी के नासूर से पाक करना है, यही हमारी दुआ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।